कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी है हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था। 1918, 1915, 1929 या 1921। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है।
किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएस हो या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि एन आर एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेले वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगर आप सभी को कन्फर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 13 का जगह आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो 14 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से
पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 21 का जगह ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 22 का जगह आप सभी का सी यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का जाएगा आप सभी का बी यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25 का हो जाएगा ए यानी कि खरोष्ठी। खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? 26 का हो जाएगा आप सभी का स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता करने किसने की? तो 27 का हो जाएगा सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर की अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो 28 का हो जाएगा आप सभी के ऑप्शन नंबर यानी कि टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न है उसी 29 नंबर की किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? 29 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी। आप लोग देख पा रहे कि यार सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से किस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 3rd नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। तो 3rd का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4th नंबर। यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है। तो 5 का हो जाएगा ए यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है। तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है। जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है। 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती, ठीक ना। 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो 10 का हो जाएगा बी यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है। क्या होते हैं। आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए यानी कि उच्च होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं उसे, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है तो ये 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 15 नंबर की अदिश राशि है। अदिश राशि किसकी हो जाएगी। तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है ना, ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है। 16 का जगह सी यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रक है, मात्रा है, किसका हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है। तो 18 का हो जाएगा डी यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो 19 का हो जाएगा बी यानी कि एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न की ज्योति तीव्रता मात्रक है। आप सभी के मात्रक और एसआई पद्धति से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला का हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी यानी कि कैंडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो वैटिक एवं वेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का हो जाएगा डी यानी कि लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। 25 का हो जाएगा ए यानी कि ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न की परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा का संगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था।
तो 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बने प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक वो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा। अगला है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आप सी के जॉन ई साल्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।